नमस्कार। आज की कहानी है सुहाग की साड़ी। यह कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वह हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वह कुल मर्यादा पर जान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गौरा को सहभोज से आपत्ति थी, विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में यह विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी। इसलिए वह नरम गरम कांग्रेस, स्वराज, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती, ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे, चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं। रतन सिंह पक्के आशावादी थे। राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनमें सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थीं। स्वयं सेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े हो होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख नयन दुख, मलमल और तंजेब तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। गौरा बोली, अरे तो इसी घड़ी कोई साइत निकली जाती है, फिर कभी दे देना। रतन बोले, वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। गौरा बोली, तो यह कुंजी लो, निकाल कर दे दो। मगर यह सब है लड़कों का खेल। घर फूंकने से स्वराज्य न कभी मिला है और न मिलेगा। रतन बोले, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम मुझसे सहमत हो गई थी। आज तुम फिर वही शंकाएं करने लगी। गौरा बोली, मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से चुप हो गई थी। रतन बोले, अच्छा, शंकाएं फिर कभी कर लेना, इस समय जो करना है वह करो। गौरा बोली, लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे ना। रतन बोले, सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में राम टहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं। कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है। कोई गाढ़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए। मैंने भी अपने कपड़े दे दिए। केसर महरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वह विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उसने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने में सिलवाया था। गौरा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन बोले, हाँ हाँ, इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौरा बोली, यदि मैं यह जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूट न बनवाने देती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वह आवेश प्रवाह में आ गईं। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियाँ थीं जिन्हें किसी समय पहनकर वह फूली न समाती थी। बाज बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़ते थे, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थीं। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने ही में कुशल समझते थे।
30 पर भी दो एक बार वाद विवाद की नौबत आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए तो वह झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लेना चाहा, पर गौरा ने एक न मानी, निकाल ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टंके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह ने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा बोली, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। रतन बोले, तंजेब की है तब तो ज़रूर ही विलायती होगी, उसे अलग क्यों रख लिया? क्या वह बनारसी साड़ियों से अच्छी है? गौरा बोली, अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। रतन बोले, वाह, विलायती चीज़ को मैं न रखने दूंगा, लाओ इधर। गौरा बोली, नहीं, मेरी खातिर से इसे रहने दो। रतन बोले, तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज़ न रखी, मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं? गौरा बोली, पैरों पड़ती हूँ, जिद न करो। रतन बोले, स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहो रख लो, लेकिन इस विलायती चीज़ को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने, यह गुलामी का दाग मैं अब नहीं रख सकता, लाओ इधर। गौरा बोली, मैं इसे न दूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ, न दूंगी। रतन बोले, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा, इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गौरा बोली, नाहक जिद करते हो। रतन बोले, आखिर तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है? गौरा बोली, तुम तो बाल की खाल निकालने लगते हो, इतने कपड़े थोड़े हैं, एक साड़ी रख ही ली तो क्या? रतन बोले, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। गौरा बोली, खूब समझती हूँ, सब ढोंग है, 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। रतन बोले, तुम केवल इतना बतला दो कि यह साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। गौरा बोली, यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन जरा देर सोच कर बोले, तब तो मैं इसे कभी न रखूँगा। मैं विदेशी वस्त्र को यह शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का यह अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रख सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूँगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने में संकोच न करते थे। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गौरा बोली, कैसा अशगुन मुँह से निकालते हो? रतन बोले, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अशगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। गौरा बोली, यूँ चाहे ज़बरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से न दूंगी। रतन बोले, तो फिर मैं ज़बरदस्ती ही करूँगा, मजबूरी है। यह कहकर वह लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन लूँ। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर महरी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए। रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया। उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयं सेवकगण शोर मचा रहे थे। कुंवर साहब जल्दी आइए, श्रीमती जी से भी कह दीजिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हट सकता, लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना अभीष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। त्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यूँ चाहूँ तो एक ताने में काम निकल सकता है, पर उसे बहुत दुख होगा। बड़ी भावुक है, उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है, उसे आग, कितने अशगुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की सुनते नहीं। बिगड़ते हैं तो मानो मुँह ही नहीं सीधा होता। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। यह भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर में स्वदेशानुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी करें।
कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी, लोग समझेंगे बना हुआ है, पर शगुन की चीज़ कैसे दूं। इतने में उसने राम टहल साइस को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर महरी भी एक गट्ठर सिर पर रखे हुए थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वह राह रोक कर बोली, जरा सुनते जाओ। रतन बोले, जाने दो, दिक न करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लूं, पर गौरा ने उसे उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौर से पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, वह साड़ी भी लेते जाओ। रतन बोले, रहने दो, अब तो मैंने झूठ लिख ही दिया। गौरा बोली, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन बोले, यह तो मैं तुमसे पहले कह चुका था। गौरा बोली, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन बोले, जब तुम इसे देना अशगुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरा बोली, नहीं, लेते जाओ, अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। यह कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी अंतरस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अपनी अहृदयता पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ, यह अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूँ। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जाकर दे आऊँगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले आए। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गईं। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मेघमंडल की भांति उनके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उसका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांवों से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। उनकी एक दिन की देर, उनका साधारण सिरदर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी। इधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर रिद्धि प्रदायिनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब को संभालने और नियत स्थान पर रखने में वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण यह था कि केसर महरी उसके जाने के दूसरे ही दिन छोड़कर चली गई थी और अभी उतनी चतुर दूसरी महरी मिली न थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंबन है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावें। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही न मिला। गौरा बोली, मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन बोले, नहीं, चलो देख आवें, 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी,
आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, राम टहल, तुम अब कहाँ हो? राम टहल का चेहरा श्री संपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी है तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई। हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हालत में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन बोले, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी। बिक्री तो अच्छी होती है। राम टहल बोला, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया है, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे, वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मलकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शगुन की चीज़ की परवाह नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। जिस दिन होली जली है उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि यह सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गई? गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी। हाथ पांव में मामूली गहने भी थे। चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर बोला, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल, कर्म कुकर्म सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। 1 महीना पहले इन दुकान वालों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे। कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया। नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थीं। सच कहती हूँ, सैकड़ों जवानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी रांड जात को सुहाग दान दिया। रतन सिंह का एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थीं। आंखें सजल हो गई थीं और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियाँ जल चुकी थीं। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं? गौरा बोली, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन बोले, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा बोली, यह ज़मीन लेकर एक अस्थाई बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हों और किसी से किराया न लिया जाए। रतन बोले, बहुत खर्च पड़ेगा। गौरा बोली, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन बोले, और रहें पेड़ तले? गौरा बोली, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन बोले, सोचूंगा। गौरा जरा देर सोचकर बोली,
इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ, जो कपास बोए उसकी बेगार माफ़ कर दो। रतन बोले, हाँ तदबीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गौरा कुछ देर सोचने के बाद बोली, लकड़ी बिना दाम के दो तो कैसा हो, जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन बोले, लूट मच जाएगी। गौरा बोली, ऐसी बेईमानी कोई न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले कर रहा हो। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।